पेज नंबर 17 ही करना। सबसे पहले वो पसंद है। पहले तो ये सवाल वाला पसंद है। चलिए रिकंसिलिएशन में भी बना देता हूँ, बाकी है कि मैं सवाल नहीं रिकंसिलिएशन में हूँ। लास्ट पॉइंट पढ़ के बताएं, करंट टैक्स में कौन सा रेट लेंगे और डेफर्ड टैक्स में? करंट टैक्स की वजह 35% से करेंगे अदर देन डिविडेंड इनकम। अच्छा, ये जो रेट इस वक्त चेंज है ना, ये फ्यूचर में होना चाहिए, और ये सॉरी इसमें 2 लिखा गया तो टाइप होकर बाई हो जाए। ये तो वर्ड सही करेंगे, 5% तक हो गए, बाई हो गए, ये तो सही कर लेंगे। मैंने आपको रोज लिमिटेड इसलिए कहा था कि इसमें अगर फ्यूचर रेट्स का पता हो तो करंट रेट लेना है, फ्यूचर रेट लेना। करंट टैक्स में करंट ईयर का रेट आ गया, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हुए आपने अदर देन जो डिविडेंड है वो फिर 30% से वर्किंग कर ली, उसमें तो नहीं मसला। करंट टैक्स की वर्किंग में और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में पहले बता दो मसला क्या है। चलो उसमें बात कर रहे हैं, मतलब वर्किंग वगैरह तो होगी लेजर में 51.45 को कैलकुलेट होगी, क्लोजिंग कैलकुलेट हो गया सर 24.5। ये ना असल में वो नहीं है, जो वही तो मैं इसमें करता हूँ, ये नहीं हुआ कि पिछले साल रेट और था और इस साल रेट और हो गया, मतलब ये वो नहीं है, मैं वही बताने चाहता हूँ। मतलब ओपनिंग कब रीमेजर करते थे, करंट ईयर में टैक्स रेट चेंज हो, करंट ईयर में टैक्स रेट चेंज हो, और अगर करंट ईयर में चेंज हो फिर तो अपने करंट टैक्स की वर्किंग भी उसी रेट से करनी थी जो करंट ईयर में रेट है। तो करंट ईयर में रेट 35% ही है, पिछले साल की अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं तो वो भी 35% ही होगा, ये फ्यूचर में रेट बदलेगा। तो हम जिस रेट चेंज से आदि हैं वो क्या है कि पिछले साल में और था और इस साल और हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इस साल ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल के क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हम उसको रीमेजर कर लेते हैं और उसके बेस पर वर्किंग कर लेते हैं। तो ये करंट ईयर में रेट चेंज नहीं हुआ, ये करंट ईयर में एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर का रेट डिफरेंट होगा। सही तो बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो ये वाला क्लियर कर देना कि वो रेट चेंज कौन सा जिसका आपको पता है, पिछले साल कुछ और रेट था और इस साल रेट बदल गया, तो फिर आप ओपनिंग रीमेजर कर रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है, करंट ईयर में 35% ये नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट ईयर में अगले सालों में एक्सपेक्टेड है कि रेट जो है वो 30% होता है। इसकी तरह रिकंसिलिएशन बना दें, उसमें अफेक्ट ऑफ रेट चेंज आना तो है, लेकिन कैसे वो हम बता दें। रिकंसिलिएशन स्टार्ट करवा दो सर, बल्कि से करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की तरफ किस लिखा होगा, करंट टैक्स। अच्छा एक प्राइमरी ईयर टैक्स भी तो हो गया नहीं, करंट टैक्स 41.65, डेफर्ड टैक्स
26.94, फिर नेट ऑफ हो जाएगा 14.74। अब यहाँ सिर्फ टोटल इसलिए आपने किया था कि रिकंसिलिएशन सॉर्ट ऑफ फाइनल हो, और प्रायर ईयर टैक्स है ये तो कैलकुलेट हो जाता ये सर रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स रेट आ गया, टैक्स रेट तो आपने उसी साल का लेना होता जिस साल में आप होते हैं। और सर जी कोई है सर, होगा हमें क्या, एक्सपेक्टेड टैक्स बन गया 17। देखिए असल में इस रिकंसिलिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रेट लग गया 35%। नंबर वन तो परमानेंट को नहीं लगना चाहिए था, तो परमानेंट है मेरा ख्याल है नहीं, वो मतलब परमानेंट एग्जैक्टली परमानेंट एंटरटेनमेंट हो गया 7 into 35%, 2.44 ऐड बैक होगा। जन डिविडेंड का क्या मसला, वो भी 20% एग्जाम था, 35% रेट है, 15% का रेट है। एग्जाम कितने परसेंट, 6 इंटू क्या कर 35 15 20 इसमें नहीं सर, नहीं प्रॉफिट इसमें बहस ही नहीं है, प्रॉफिट में इनकम आ रही है सर, सिर्फ मसला ये। और सर जी नहीं हो रही, ये आपको किसने कहा, इस प्रॉफिट के अंदर टेम्परेरी डिफरेंसेस भी हैं, परमानेंट भी हैं, इसीलिए तो ये रिकंसाइल हो जाता है, ये नहीं है बहस। इस प्रॉफिट के अंदर टेम्परेरी भी हैं, परमानेंट भी हैं, तो टेम्परेरी पे डेफर्ड टैक्स भी है, करंट टैक्स भी है, जो अदरवाइज प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट्स उन पे करंट टैक्स था, सिर्फ परमानेंट डिफरेंस इग्नोर होगा। किया मैंने 7 into 35%, इस पे डेफर्ड टैक्स की बहस है, ठीक है। तो 6 इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में है, 6 है, 4 है, 2 प्रॉफिट लॉस में तो चाहिए, तो इनकम पे इसके अंदर जो इनकम है उस पे करंट टैक्स में शायद अलहदा रेट लगना था 4 पे, और डेफर्ड टैक्स पे अलहदा 2 पे लगना, तो 4 पे भी लगना था, 2 पे भी लगना था, लेकिन 15% लगना था, तो ये 35 लग गया। इसमें कितना शामिल है, 50 में 6 शामिल है, तो उस 6 में से जो 4 है उसमें करंट टैक्स में रेट लगना था, और 2 पे डेफर्ड टैक्स में लगना, तो रेट तो लगना था, लेकिन 15% लगना था। कितना लग गया जब हमने 35% लगा, 35% के हिसाब से टैक्स बना 1 पॉइंट प्लस या माइनस, देन उसके बाद आ जाए, और तो नहीं कुछ रहेगा ना, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज का भी मसला क्या है, नहीं मतलब नहीं, वो इस वक्त छोड़ दो, वो भी इस वक्त छोड़ दो, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज का मसला क्या है, नहीं मसला नहीं, ये मसला था, ये मसला अपनी जरा वर्किंग कर लो, अपने डेफर्ड टैक्स की, अगर जहां जहां 30% रेट लगा है वहां 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 35% आपका लग जाता है, तो क्या ये फिर इफेक्ट ऑफ रेट चेंज को रिकंसिलिएशन में आता, अगर 35% होता तो फिर कुछ भी नहीं होता था। इस 15 का हमने इफेक्ट ले लिया हुआ, ये जो 15 कम रेट लगा हुआ ना, ये तो डिविडेंड वाला हमने कंसिडर कर लिया, ये वैसे भी अपने अलग रेट इसलिए लगाते क्योंकि उसका रेट अलग था, तो जहां जहां 30% रेट लगा हुआ, अगर यहाँ 35% रेट आपने लगाया होता तो ये इसका रेट चेंज का इफेक्ट ही ना होता। तो मसला सिर्फ क्या होगा, क्या दोबारा प्रॉफिट के एंगल से अगर देखा जाए
तो प्रॉफिट को ज्यादा रेट लग गया मल्टीप्लाई होता है। प्रॉफिट पे कितने % रेट लगा हुआ है? हालांकि डेफर्ड टैक्स के एंगल से अगर 35% लग जाता तो फिर तो बात खत्म थी, लेकिन डेफर्ड टैक्स के एंगल से अब रेट लगा हुआ 30%। तो हमने पूरे प्रॉफिट पे, जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, टैक्सेबल प्रॉफिट, सबका इफेक्ट मौजूद, हमने इस पूरे प्रॉफिट पे 35% रेट लगा दिया। तो अगर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में भी अपने 35% रेट लगाया होता ना कर रहा होता, तो वन सेकेंड सिर्फ ये सोचने क्या ज्यादा रेट लगा हुआ रिकंसिलिएशन के एंगल से, क्या फिलहाल ज्यादा रेट लग गया सर? कितना लगना चाहिए था, कितना लग गया? तो रेट ज्यादा लग गया, लेकिन इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? इसकी तरफ फिगर्स ढूंढे। 24.51 एक क्लोजिंग बैलेंस है शायद। तो इसमें भी अब लेजर आप कह रहे थे नहीं, डिविडेंड वाला मेरे ख्याल है, डिविडेंड वाला हमने फिर भी एडजस्ट करना ही था। ये दोबारा अपनी वर्किंग देखें, 15% वाला तो हमने 20% इफेक्ट लेना ही था, तो वो ले लिया हुआ। उसके अलावा मसला सिर्फ उनका रहेगा जिन पे 35% रेट लगने की बजाय 30% रेट लगा हुआ। और लेजर अगर हम देखें तो ओपनिंग का मसला नहीं है, ओपनिंग पे कितना रेट लगा होगा, वो 35% ही आपने लगाया। सिर्फ किसका मसला हो गया, तो क्लोजिंग में कितना रेट लगा हुआ है और हमने प्रॉफिट को किस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, बस ये मसला। तब इसे कैसे करेंगे? अब इसके डिफरेंटली वर्किंग के स्टाइल डिफरेंट हो सकते थे। एक तो ये डिफरेंसेस से रेट भी लगा सकते हैं। आपके पास वर्किंग जो हुई है वो इस तरह हुई है कि सबसे पहले तो इसमें से -0.3 हुआ, ये ढूंढे ये क्या हुआ, ये डिविडेंड को क्यों इग्नोर किया, ये उसका जो होना था वो हो गया, उसका जो रेट चेंज का फैक्ट था वो हो गया। तो देन ये कैलकुलेट हुई भी ये फिगर 30% की बेस पे, तो डिवाइड बाय 30 अगर आप करेंगे तो ये डिफरेंसेस दोबारा आ जाएंगे, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। यहाँ तक एक आंसर बताइए। पॉइंट 24.51 -0.3 डिवाइडेड बाय 30 into 100 चलेगा, 30% होगा ना। ये क्या फिगर है, किस चीज की फिगर है? ये उन डिफरेंसेस की फिगर है जो अदर देन डिविडेंड है। अब अगर आप इन्हें दोबारा रिकंसाइल करना चाहें तो अपना आंसर देखिए। ये 145 टैक्सेबल था, डिडक्टेबल था, टैक्सेबल, डिविडेंड इग्नोर करेंगे इस वर्किंग में। इनको अगर चेक करने तो इस तरह ये नेट डिफरेंसेस का इफेक्ट आ जाएगा, बल्कि शायद आइडिया तो है तो ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई किस रेट से हुआ था, तब 30% से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये दोबारा डिफरेंसेस आ जाएंगे, जिस तरह ओरिजिनल भी रेट चेंज में हम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज दोबारा जरा बोलना फिगर से 24.51 के क्लोजिंग है जो 30% की बेस पे, लेकिन इसमें डिविडेंड इनकम जो है उसका 15% रेट था, इसलिए वो मैंने माइनस कर दिया। तो रिमेनिंग ये वो डिफरेंसेस आ गए जिन पे आपने 30% रेट लगाया था, उन डिफरेंसेस का डेफर्ड टैक्स आ गया जिन पे आपने 30% रेट लगा के वर्किंग की थी। तो अगर मैं डिवाइड बाय 30 करूंगा तो ये क्या होगा, ग्रॉस हो जाएंगे फिगर्स, और इनटू आप बता दें कितने % से मल्टीप्लाई करें। आप 5 से कर तो आप देंगे, लेकिन साथ क्या ज़हन में रखना होता है, क्या ये रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और सच्ची बढ़ रहा है या कम हो रहा है यार? 35% और 30%, क्या इससे रेट बढ़ रहा था या कम हो रहा था? हमने ज्यादा रेट लगाया हुआ नहीं, 35% लगाया हुआ, हालांकि डेफर्ड टैक्स का वाकई रेट 30% ही है, हम उसका रेट नहीं बढ़ा रहे। क्या हमने 35% से टैक्स रेट मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें 5% इसको बढ़ाना है या कम करना है? क्या मैं उसका ये कह रहा हूँ डेफर्ड टैक्स वाली वर्किंग चेंज करना है, वो हो गई है। अब ये रिकंसिलिएशन में मैच कैसे होगा? ये जो डिफरेंसेस आए इन पे 30% रेट लगना चाहिए, लेकिन जब हमने प्रॉफिट लिखा तो उस पर 35% रेट लग गया। तो अब फिगर बताता चलो, 4.04 रेट बढ़ा हुआ है या कम हुआ हुआ? हमने ज्यादा लगाया हुआ है कम लगाया हुआ? ऊपर ऊपर हमने ज्यादा लगाया हुआ, हालांकि इसका रेट 30%, तो प्लस हो गया या माइनस हो गया? रेट कम हो रहा है। कैसे रेट कम हो रहा है, रेट तो बढ़ रहा है।
35% लगा हुआ, हालांकि 30% इन डिफरेंसेस पे लगना चाहिए। ठीक है सर, तो रेट अगर कम हो रहा हो इतना तो याद आ जाएगा, प्लस करना या माइनस करना, सॉल्व कीजिए। इसका एक मिनट आंसर निकाले 503 पेज पे, उसके नीचे ना एक जहाँ ये वर्किंग हुई हुई है, कंसिलिएशन के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज नॉट अ चेंज इन टैक्स रेट इन द करंट ईयर। पहले तो ये देख लूंगा, ये करंट ईयर में टैक्स रेट बदला हुआ है। इट इज द इफेक्ट ऑफ, इसमें भी जरा एक वर्ड जरा और लगाना, चेंज इन टैक्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ के बाद लिखना इन रेट ऑफ, रेट के बाद भी एक ऑफ लगाना, इट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ, जरा कर रहे हैं, दो वर्ड मिसिंग है, किसी का कहना है it is the effect of change in rate of future। अरे बात अब समझ आ गई प्लीज, क्या हुआ सर, क्यों ये 5% एडजस्टमेंट हुई है? करंट टैक्स 35% की बेस पे कैलकुलेट हुआ है, डेफर्ड टैक्स अच्छा 30 पे हुआ क्यों? डेफर्ड टैक्स रिलेट्स फ्यूचर, रोज लिमिटेड देख लिया था एकदम, तो फ्यूचर के अगर रेट्स पढ़ता हूं तो डेफर्ड टैक्स फ्यूचर से रिलेटेड है, तो देयरफॉर फ्यूचर वाला रेट लेना है। लेकिन फिर रिकंसिलिएशन में उसका इफेक्ट कैसे आना है, ये वो रेट चेंज नहीं है, ये भी क्लियर करना दोबारा। वो रेट कौन सा चेंज है? पिछले सालों में अगर रेट डिफरेंट और करंट ईयर में डिफरेंट हो फिर क्या करेंगे? करंट टैक्स की वर्किंग भी करंट ईयर के टैक्स रेट से करेंगे, फिर सिर्फ ओपनिंग रीमेजर करेंगे, और अगर ओपनिंग भी रीमेजर करेंगे तो वो भी बराबर रिकंसिलिएशन में आता है, और वो भी इसी कॉन्सेप्ट से आता है, अगर रेट बढ़ रहा हो तो वही होता है, और रेट कम हो रहा हो फिर भी वही होता है। तो जहां मेरे पीछे 20 मिनट से बातें साइलेंट है, एक और सही, रेट बढ़ रहा हो तो टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? और अगर रेट कम होगा तो टैक्स कम होगा, अकॉर्डिंगली अगर रेट टैक्स बढ़ रहा होगा तो रिकंसिलिएशन में प्लस करेंगे, और अगर कम हो रहा होगा तो माइनस करेंगे। बहरहाल इस पॉइंट का एक और मतलब ये भी है कि समटाइम्स हो सकता है कि एग्जामिनर, ये बड़ा रेयर चांस है कि एग्जामिनर कोई भी सवाल आपको पूरा कर लेने दे, उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करनी है कि आपका पूरा सवाल ना हो सके, खुशी खुशी आप बाहर ना आ सके। इसका मतलब यही तरीका यही होता है कि जो आता है वो बेस्ट परफॉर्म कर दे, और फिर जो एक आधी लाइन नहीं आती उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय जो दिल करे, जिस तरह उसने पंगा लिया, आप भी कैसा नहीं तो उसे भी लग पता, एंड दैट्स इट। लेकिन बहरहाल अब ये बात हो गई है, इस चीज को प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन बहरहाल आपके रिस्पॉन्सेज से महसूस ये हुआ है कि ये मैंने क्वेश्चन कहा ही नहीं था कल। पेज नंबर 70 निकाल, हाँ जी, मिंट में भी उसमें फ्यूचर का रेट डिफरेंट है। अब मेरा ख्याल है मिंट तो मासूम सवाल रह जाएगा, एक दफा दोबारा मिंट रखें, मिंट मेरा ख्याल डिस्कशन रहती है उसकी, तो मिंट रखें, मिंट एक क्वेश्चन का नाम है, मतलब मिंट लेमनेड ही सवाल नहीं, मिंट रखने दे इसका पेज, मतलब मेरा ख्याल मेरी लेकिन अब वैसे मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू है। रिकंसिलिएशन वाला देख लीजिएगा, उसके में बहरहाल डेफर्ड टैक्स की वर्किंग दो तरीकों से हुई भी है, वो देख लें हर सर, कोई कल डिस्कस कर लेते हैं। मैं तो डिस्कस कर चुका, आइए से 8 के साथ आपके रजिस्टर में लिखा हूँ, वो तो होनी है सर। मिंट रखना जी, मिंट का पेज नंबर बता दो, इधर ही है कहीं, नहीं पेज इसमें पीछे तरफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो, मिंट लेमनेड के नाम से एक सवाल था, लेकिन बहरहाल उसमें 441 अच्छा, वो उसमें IAS 38 भी शायद है, लेकिन अब करें तो सही तरह करें, फिर मतलब एक दफा दोबारा रिवाइज करें। इसमें डेफर्ड टैक्स रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला भी है, और 37 वगैरह का भी कुछ है मेरा ख्याल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी है शायद, तो अगर रिवाइज करें तो सही तरह टाइम देख लें। तो पेज 441 पे आपने यकीनन उस जमाने में कुछ ना कुछ किया था, तो अब एक दफा दोबारा देख लें आप, मेरे ख्याल उसकी रिकंसिलिएशन में मेरा नहीं ख्याल वैसे इशू है, उसमें रेट चेंज तो नहीं है, देख लें बहरहाल उसमें ये डिविडेंड वगैरह यही है,
लेकिन उसमें डिविडेंड्स दो है मेरा ख्याल, एक करंट ईयर का रेट और है, फ्यूचर का रेट और है, तो वो आप जरा गौर से देखिएगा ना, उसमें वही हुआ है। ऊपर प्रॉफिट पे कौन सा रेट लगा पहले वो देखना और फिर उसके साथ कंपेयर करना। वहां दो हिस्से हो गए, फ्यूचर डिस्कस कर लेते हैं, देखना सही तरफ देखना। पेज नंबर 17 पे आना। जर्नल स्टूडेंट्स को पता चल गया कौन से पेज पे लिमिट। चले सर इधर कुछ बातें उधर कोशिश करें खत्म हो जाए बस इतनी सर। पेज नंबर 17 पे खड़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तेजी से पढ़ रहे हैं। डिफरेंट बिजनेसेस कौन कौन सी तरह की चीजें बेच के रेवेन्यू कमा सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय एंटिटी हो सकता है सर, ब्रैकेट पढ़ा। गुड्स प्रोड्यूस्ड अगर है तो क्या मैन्युफैक्चरर की बात हो रही। रीसेल ऑफ गुड्स परचेज भी हो सकती है सर, ब्रैकेट देखते रहिए। समटाइम फ्रॉम परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन टास्क्स। एग्रीड अपॉन टास्क का मतलब होता है कि आप काम तभी शुरू करेंगे जब किसी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मसलन फॉर एग्जांपल आप रोड्स बनाते हैं, हाँ ठीक, जो मॉडल भी सही है, लेकिन आप सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो आपने पुल और सड़कें पहले बना के रखी होंगी ताकि जो कस्टमर आए। आप मोटरवेज बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, रेलवे लाइंस बिछाते हैं, ये काम आप कब ही शुरू करेंगे जब कस्टमर आएगा, एग्री पहले एग्री होगा क्या बनाना है, फिर उसके बाद काम शुरू होगा। ब्रैकेट में एक मासूम सी एग्जांपल लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर किसी के पास है बना बना, उसमें चेंजेस करवाना चाहता है। कस्टमाइजेशन क्या होती है, अपनी 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 जरूरत के मुताबिक चेंज करवाना। जिस तरह अगर आप कोई शर्ट लेने जाए तो समटाइम्स आप पे नाप की पूरी सही तरह नहीं होती, उसके कस्टमाइजेशन शायद अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से, ऑल्टरेशन शायद बोलते हैं, अपनी अपने साइज के मुताबिक उसे करवाने के लिए जो आप उसमें प्लस माइनस करवाते हैं, दैट इज कस्टमाइजेशन, चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एजेंसी सर्विसेज जस्ट एक आइडिया इसका होना चाहिए, बाकी सच याद करने वाली चीज नहीं। एजेंसी सर्विसेज कोई कमीशन एजेंट भी होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर्स, फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी होता है सर, कंस्ट्रक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग एन एसेट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, घर या बिल्डिंग। लाइसेंस भी बेचे जा सकते हैं, जिस तरह इस वक्त मेरा पंजाब कॉलेजेस नहीं मछली भी आ जाता है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अब नाम से लोग फ्रेंचाइज खरीद लेते हैं। अलाइड स्कूल्स की भी शायद नहीं की है, पंजाब कॉलेजेस पूरे मुल्क में फैले हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो खुद ही ब्रांच ओपन करता हो, प्राइवेट इन्वेस्टर भी पैसे दे के उनके नाम से फिर कॉलेज रन कर लेता है, नाम खरीदा जाता है। जिस तरह अगर आपका प्लान है कि आपने अपने जहां जहां से शहरों से आप लोग आए में वहां आपने KFC का शॉप खोलनी ताकि नौजवान वहीं मुस्तफीद हो सके, तो आप क्या करेंगे, KFC के नाम से बोर्ड बनवा लेंगे, पहले आप उनको उनके पैसे दें। ग्रांटिंग एंड ऑप्शंस भी हो सकता है सर, अब आपका विजन काफी ब्रॉड हो चुका है पिछले दो तीन हफ्तों में। ग्रांटिंग ऑप्शंस टू परचेज एडिशनल गुड्स लाइक डिस्काउंट वाचर्स। देन इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए, इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। हेडिंग का मीनिंग बता, स्पीड अप हो रहा है सर, पेन पकड़ लें, तेजी से चल रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया या नहीं, उसके कुछ इंडिकेटर्स, लेकिन वैसे नॉर्मल हालात में आपको पता है कंट्रोल कब ट्रांसफर होता है, जब गुड्स डिलीवर होते हैं। गुड्स डिलीवर होने से क्या होता है, 5 कंडीशंस 5 इंडिकेशंस लिखेंगे जो डिफरेंट सिनेरियोज में ये आपको बता सकती हैं कि इन चीजों के होने से अब गुड्स आपकी बिक गई हैं, मींस कंट्रोल ट्रांसफर हो गया और अब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इसका समझने की जरूरत है, ऐसे 1 सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम रटा नहीं है, पढ़े पहले समझाता। एंटिटी और कस्टमर ज़हन में रखिएगा जरा, एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर एसेट, अगर राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया है तो क्या ये आम हालात में इस चीज की इंडिकेशन है
कि आपने गुड्स बेच दी होंगी और देयरफॉर पैसे रिसीवेबल हो गए। ये एंटिटी हैज अ राइट है, ये सेलर है या बायर है? सप्लायर, सेलर, सेलर हैज अ राइट। नंबर 2, कस्टमर हैज अ लीगल टाइटल। अगर नाम कस्टमर की होगी चीजें तो ये भी आम हालात में इस चीज की इंडिकेशन होगी कि गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन आपको पता है, जरा ब्रैकेट में जाएगा। If however entity retains the legal title means नाम, solely means सिर्फ इसलिए, as a protection against customers failure to pay, still it means control has been transferred to the entity to the customer at the time of। ये सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ये किस्तों पे जो चीजें बेचते हैं, प्लीज भी ठीक है, किस्तों पे फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स बाइक्स बेच रहा है तो बाइक डिलीवर करते ही वो लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा। वो अक्सर इसलिए, अच्छा वो करता क्यों नहीं वैसे? नहीं मतलब इसलिए ताकि क्योंकि अभी इसके पैसे लेने हैं। अगर वो नाम ट्रांसफर कर देगा तो फिर जाके शायद वो ये नहीं कह सकता मेरी बाइक वापस करें, आप मेरे पैसे नहीं दे रहे। तो उसने अपने नाम सिर्फ इसलिए रखी हुई, सोलली इसलिए रखी हुई ताकि वो अपने पैसों को सिक्योर कर सके। और अगर कभी कस्टमर फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स में डिले करे या ना दे तो वो जाके अपना एसेट वापस ले। कंट्रोल बताएं कब ट्रांसफर हो गया वो? मतलब हमने भी पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़ा कि कस्टमर हैज अ लीगल टाइटल इज एन इंडिकेशन कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा। लेकिन सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट कि समटाइम्स हो सकता है लीगल टाइटल ना भी ट्रांसफर हुआ हो और वो एंट्री के पास ही वो स्टिल कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा। तो वो कब ट्रांसफर हो गया होगा? जब ऐसे ट्रांसफर, जब आपने पकड़ा दिया होगा, क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा। तो आम हालात में तो नाम भी साथ ही ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर नाम ना भी ट्रांसफर हुआ हो तो क्या इवन देन कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है सर? So what is the point number 2? Customer has a legal title. Any exception of this point? Sale on installment basis, and sale on installment basis simply means किस्तों की बात हो रही है, सर लीज की भी ठीक। Number 3, entity has transferred physical possession. किसने ट्रांसफर कर दी फिजिकल पोजीशन? तो इज इट आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल? लेकिन क्या इसकी भी कोई एक्सेप्शन? दो बोल्ड होना जरा ब्रैकेट इस पैराग्राफ में। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट वर्ड एग्जाम में रखना जरा। सेल ऑन रिटर्न बेसिस एम में लाना। सेल ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है? क्या गुड्स डिलीवर हो गई और सेल आप रिकॉर्ड कर लेंगे, आप कब तक का वेट करेंगे? या तो वो आगे ना भेज दे या रिटर्न या टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर ना हो। तो फिजिकल पोजीशन तो ट्रांसफर हो गई है लेकिन स्टिल अभी आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। फिर एक बिल एंड होल्ड सेल पड़ा था, इसमें क्या होता है? इसमें फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर ना होने के बावजूद सेल हो जाती है। तो आम हालात में क्या होता है? फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होने से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, सॉरी सेल और रिटर्न बेसिस, जिसे कंसाइनमेंट अरेंजमेंट लिखा हुआ या बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट में क्या होता है? चीजें चली जाने के बावजूद हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, और बिल एंड होल्ड सेल में चीजें ना जाने के बावजूद हम सेल रिकॉर्ड करते हैं। एक नजर पढ़ ले पैराग्राफ से। सही, सेल एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब आप गुड्स डिलीवर करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी जो पैसे आपको टाइम बेसिस पे मिलने हैं वो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला? चले सर आगे जी। डी परचेज एग्रीमेंट अभी आना है, वो भी मैं बताता हूँ। कहाँ लिखा हुआ? इधर लिखा हुआ। हाँ ये मैं बताता हूँ, ये परचेज एग्रीमेंट अंडरलाइन करें, ये भी बात करते हैं। रीपरचेज एग्रीमेंट्स अंडरलाइन करना बीच में। पॉइंट नंबर 4 सर, ये वर्ड्स तो शायद आपको बचपन से पता। कस्टमर हैज अ सिग्निफिकेंट, कस्टमर हैज अ या सेलर हैज अ? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किससे किसको चले जाए? पढ़ने इसके भी पैराग्राफ इस पे कोई ऐसा
एंड एंड फाइनली द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड। मेन पॉइंट यही, बीच में उनकी एक्सेप्शंस पे अगर नजर पड़ जाए तो अच्छा है। एक दफा जरा बोल दें 5 पॉइंट्स क्या थे, नंबर 1 2 3 4 5। देन इसके बाद इनपुट आउटपुट मेथड्स तो मतलब कर ली। पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 के एंड पे आएगा, वेरिएबल कंसिडरेशन लिखा हूं। वेरिएबल कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कैन वेरी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट्स, रिफंड्स, इंसेंटिव्स। चेंज हो सकती है, मसलन कोई एग्जांपल आती है ज़हन में? डिस्काउंट वाउचर भी है, लेकिन ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिव वाली ज्यादा बेहतर है कि अगर इस थ्रेशोल्ड मीट हो गया तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस कम कर दें। तो उस केस में फिर एक वर्ड पढ़ना शुरू किया था हमने कि वेरिएबल है ये कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन वेरिएबल हो तो फिर उसे एस्टिमेट करना पड़ता है। कैसे? मेथड्स तो लिखे हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। द हेडिंग मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द वेरिएबल कंसिडरेशन। किस चीज का एस्टिमेट करने के दो मेथड्स लिखे हैं। एक सर जी है एक्सपेक्टेड वाली मेथड और दूसरा लिखा हुआ सिर्फ एज इट इन वर्ड्स के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड हम काफी यूज करते रहे IAS 87 में भी, प्रोबेबिलिटीज की बेस पे। फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रुपीस मिलने के 90% चांसेस हैं और 8 मिलियन मिलने के 10% चांसेस हैं। क्या करेंगे आप? एक्सपेक्टेड परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके एक एक्सपेक्टेड वैल्यू सॉर्ट ऑफ निकालना है, तो परसेंटेजेस की बेस पे। दूसरे वर्ड्स का क्या मीनिंग हो सकता है? मोस्ट लाइकली, ज्यादा चांस किसका। एक तो ये प्रोबेबिलिटीज की बेस पे परसेंटेज निकालना है, एक ये है कि ज्यादा लाइकली क्या चीज है, मोस्ट लाइकली क्या है। मतलब इसका एग्जांपल निकल, तैयब enters into a contract to build an oil rig। ऑयल रिग उस इक्विपमेंट को कहते हैं जो एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इक्विपमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन, इक्विपमेंट फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। सर कितने का ये ऑयल रिग बना के देना है? 1 लाख इज सेल प्राइस या परचेज प्राइस? हमारी सेल प्राइस, उसकी परचेज प्राइस। If oil rig is not completed on time, there will be a penalty of 20,000। अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर टाइम पे कंप्लीट ना हुआ तो फिर कितने मिलेंगे? फिर 80 है। पहले तो इस एंगल से देख लें। तैयब कंपनी हैज बिल्ड सिमिलर ऑयल रिग्स बिफोर and there is a 90% chance that the oil rig will be completed on time. What is the transaction price? आप बताएं जी। अब दो मेथड्स हमने पढ़े, उसकी जरा एप्लीकेशन कर लें, अपने हाथ से जरा एंड में आंसर्स लिखें। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बेस पे वर्किंग करें, अब ये दो मेथड्स है एस्टिमेट करने के, कोई किस चीज को एस्टिमेट करने का। अब ये कंसिडरेशन को फिक्स है या वेरी हो सकती है। अब ये कंसिडरेशन है कितनी, उसको एस्टिमेट करने का मेथड नंबर 1 कौन सा यूज करने लगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करना है? 1 लाख मिलने का कोई चांस है, कितने परसेंट चांस है? और 80,000 मिलने का भी कोई चांस है। 80,000 कहां से आ गए? -20, उसका चांस कितना? 10%। अगर 90% इसका चांस है तो ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम, तो अप्रोक्सीमेटली 98,000। क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट है, ये हमारा एस्टिमेट है? कितना कब मिलेगा, कितना कब मिलेगा? अगर टाइम पे काम कंप्लीट करेंगे तो लाख मिलेगा, अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर 20,000 पेनल्टी, मींस 80 नेट मिलेगा। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पूरा मिलेगा, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पूरा नहीं मिलेगा? ये पढ़ लिया ना प्लीज। 90% किस चीज का चांस था?
कि हम टाइम पे काम कर देंगे, देयरफॉर रेवेन्यू पूरा मिलेगा। तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली हमारे अंदाजे के मुताबिक 98,000 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। मोस्ट लाइकली मेथड वर्ड लिखा, हाँ जी, मोस्ट लाइकली से अब वर्ड्स के ट्रांसलेशन कर दो। ज्यादा चांस किसका है? क्या ज्यादा चांस इसी का है कि हम काम टाइम पे कर लेंगे? तो मोस्ट लाइकली मेथड के मुताबिक फिर आप 1 लाख ही ट्रांजैक्शन प्राइस समझेंगे। अब ट्रांजैक्शन प्राइस सिर्फ 1 लाख है या 98,000? नहीं मतलब वैसे मतलब अभी हमें सही पता नहीं। मसला इस वक्त क्या है, इस वक्त हमें नहीं सही पता। तो फिर आप सही अगर नहीं पता तो एस्टिमेट कैसे करें? या कौन सा मेथड लगा लें या कौन सा लगा लें? तो मतलब ये बात हो रही है। अब ये बात डेफिनेटली नहीं है कि आंसर सेम की नहीं है, ये दो अलग मेथड्स हैं, इनके आंसर डिफरेंट डेफिनेटली हो सकते हैं। अब आपको जो बेहतर लगेगा रियल लाइफ में वो तो आप उस वक्त अडॉप्ट करेंगे, लेकिन एग्जामिनर फिर आपको जो मेथड कहेगा उसकी बेस पे आपको आइडिया होना चाहिए। परसेंटेज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड सिंपली कि जिस अमाउंट है उसको उसके मुताबिक कैलकुलेट करें। चले आगे, चलते हैं रास्ते में क्या पड़ता है? नहीं खत्म नहीं हुआ सर, नहीं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से पहले एक चीज रह गई थी। 27 पे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इससे पहले कि मैं रिवर्सल की बात शुरू करूं, जरा इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज कर लें। मैं आपको उस दिन एक नजर देख लें फिर। ये ना पूरा सिलेबस कैंडी आपने सही तरह से टाइम दे, बड़े टॉपिक्स हैं जिनको होपफुली अगर आपने साथ साथ कर लिया है तो उसके बाकी डेफिनेटली आपकी चॉइस है, आपने जितने भी रिवाइज करने कोशिश करूंगा 5-6 सवाल से ज्यादा ना हो जो फाइनली आप रिवाइज कर रहे हैं। और अगर वो किए हैं तो आप उनको कर करके दोबारा एंजॉय करके हो गया इसमें कुछ भी नहीं होना। मतलब IAS 1037 है, 38 है, IFRS 9 है, ये सब मिक्स हो, असल प्रॉब्लम मिक्स हो जाता है और ये फिर हमारी चॉइस नहीं। लेकिन इनको भी अगर टाइम दिया हो तो ये कम टाइम में भी हो जाता है। IAS 41 है, ठीक है। तो आज IAS वो नहीं, वो इतना इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा भी आ रहे हो। असल इशू ये उसके बाद अब ये है, तो इसको अब आज से जरा साथ जरा टाइम देना। नहीं ये भी अब अगर आपने साथ किया हुआ तो आज बिल्कुल फर्स्ट पेज से रीडिंग कीजिएगा और फिर रस्ते में जो जो चीजें आ रही हैं उनको जरा एक दफा अगर आपने कर लिया तो ये भी इशू नहीं है। नहीं 37 ज्यादा खतरनाक है, ये भी नहीं, वो भी बहुत टेक्निकल, आपको ऐसा पता चलेगा। वो इसलिए अब आपको नहीं लग रहा क्योंकि आपने पढ़ लिए। तो मेरे ख्याल में तो ये भी अब रीजनेबली एग्जांपल्स अगर आपने कर ली तो एग्जांपल्स की बेस पे ही है। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं फिर कितना टेक्निकल रह जाता है, कि टेक्निकलिटी भी तो खत्म करना है। जी सर, ये इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ा था मैंने, सॉरी बीच में आपको रोक लिया। इसको किससे कंपेयर करते हैं इन केस ऑफ IFRS 15 इम्पेयरमेंट? ये भी जरा से कैरिंग अमाउंट किसकी बचत, किसकी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर किससे ज्यादा हो, नहीं उसको पढ़ देना, किससे एक्सीड कर दे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन माइनस रिमेनिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो सॉर्ट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट आएगी, उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर। और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, ये रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा। अब मैंने एक पैराग्राफ लिखा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इसको जरा पहले एज इट इज एक नजर पड़े। When the impairment conditions no longer exist or have improved, a reversal of impairment loss is recognized. तो impairment loss की तरह एंट्री बोलेंगे, impairment loss डेबिट accumulated impairment loss फिर contract asset में से लेस होगा, प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट आ रहा है। अब रिवर्सल की एंट्री क्या होगी? बुलेट एंट्री, फिर impairment loss क्रेडिट होता है,
तो भाई वो कब होना है ये काम? कहता है व्हेन इम्पेयरमेंट इंडिकेशंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट। क्या इम्पेयरमेंट लॉस तब होता है जब इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट आते हैं? लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही कंडीशंस, या वो उलट हो गई, पहले हमें खतरात जो थे वो अब रिवर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर क्या होना चाहिए? इम्पेयरमेंट लॉस जो रिकॉर्ड किया था रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें अब एक लिमिट बताई हुई नेक्स्ट कि कितना रिवर्स होना चाहिए। दिस विल रीइंस्टेट एसेट। अब रीइंस्टेट एसेट का मतलब एसेट ने बढ़ना है या कम होना है। बट द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट shall not exceed the amount that would have been determined net of amortization if any if impairment loss had not been recognized। रिवर्स आप कर सकते हैं, लेकिन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उस अमाउंट से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए जो होती अगर इम्पेयरमेंट लॉस पहले रिकॉर्ड ना हुआ होता। अब इसको समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखनी है आपके सामने, पहले आप देख लीजिएगा, फिर इसकी जगह जरा ढूंढनी पड़नी है कहाँ लिखी जा सकती है। लेट्स से 30 जून 2020, पहले आप कंडीशन लिखिएगा नहीं, स्पेस की आपको नहीं पता कितनी जरूरत है। 30 जून 2020 पे सपोज इम्पेयरमेंट लॉस आया, कैसे कैलकुलेट करूं कि इनका डिफरेंस हो? कैरिंग अमाउंट थी सपोज 10,000 और रिकवरेबल अमाउंट थी, मैंने वही डाटा ऊपर वाला लिया है शुरू में, तो 9,000। डिफरेंस कितना बना? 1000 का नाम क्या बन गया? क्यों इम्पेयरमेंट लॉस? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। इम्पेयरमेंट लॉस जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे, जब इम्पेयरमेंट लॉस आप रिकॉर्ड कर लेंगे कितने से कितना हो जाएगा सर? 30 जून 2021 आ गया। अब आपकी कैरिंग अमाउंट अगर वर्किंग की जा रही हो तो कहां से शुरू होगी? 9,000। लेट्स अज्यूम 1000 और खर्चा हुआ, होना था वैसे। अभी ये देखते हैं ना पिछला पेज जरा साथ देखते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था या अभी चल रहा था? तो 1000 खर्चा और हुआ, लेकिन अब इसमें से लेट्स अज्यूम ये जो खर्चा हुआ इसे आपने 4 सालों में अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइज करने का मतलब क्या होता है? यहाँ एक्सपेंस आउट है, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन की सेंस में नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल इसने रिमेनिंग 4 इयर्स में एक्सपेंस आउट हो, तो कैलकुलेटर बोला नहीं, एक मिनट, अमोर्टाइजेशन पहले आ जाएगी, 2500 अमोर्टाइजेशन बन जाएगी, और फिर फाइनल कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। यहाँ तक जरा एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन मेरी फिगर्स में। 2020 में क्या हुआ? 2020 में क्या हुआ सर? इम्पेयरमेंट लॉस आया, आपने उसकी एंट्री की, कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो गई, हमारा एसेट 9,000 का रह गया। नेक्स्ट ईयर फिर 30 जून 2021 पे आते आते फर्दर 1000 फॉर एग्जांपल कॉस्ट और इंकर हुई, जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में प्लस कर लिया, और लेट्स अज्यूम इसने 4 सालों में एक्सपेंस आउट होना है, तो वो हमने अमोर्टाइजेशन निकाल के फाइनल कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रही और अब रिकवरेबल अमाउंट है। पिछला पेज पे जाए और बताइए मैंने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कैसे की होगी, पूरे वर्ड्स के साथ बताओ। पेज नंबर 26 पे जाके बता दो रिकवरेबल अमाउंट मैंने कैलकुलेट कैसे की होगी। रिमेनिंग कंसीडरेशन मैंने ली होगी और माइनस रिमेनिंग कॉस्ट ली होगी, तो लेट्स अज्यूम ये 8400 फिगर आ गई। क्या इनका डिफरेंस अब एसेट बढ़ना है कम होना? अब रिवर्स होना है। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सारा डिफरेंस रिवर्स हो जाना? एसेट बढ़ना है कम होना? लेकिन अभी वो लाइंस पढ़े जरा, ये एसेट पूरा नहीं बढ़ा देना, इसकी एक लिमिट है, ये किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब एक दफा दोबारा पढ़ के जरा बोलना अपने लफ्जों में, किस कैरिंग अमाउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए? कुछ सेंटेंस छोटा सा लिखवाएंगे कि अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैरिंग अमाउंट दैट, जहाँ से वर्ड्स ढूंढना है, जहाँ से वर्ड्स देख के बोलो, अच्छे से वर्ड्स बताया।
मुझे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, दैट वुड हैव बीन हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस वाज रिकॉग्नाइज्ड। सही से बोलना था क्या कैलकुलेट करना, दैट वुड हैव बीन हैड no impairment loss, would have been impairment loss, had no impairment loss been recognized। लेकिन एक वर्ड दरमियान में आ रहा है नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन। हाँ जी वो मैं बताता हूँ, ये ठीक है वर्ड। अब मुझे अप्लाई करवाना था आपने, अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ होता, अच्छा हम खड़े किस साल के एंड पे, 2020 21 22 21 के एंड पे खड़े। स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया था अपनी वर्किंग का, नहीं 20 से बाद 2021 में आकर मैंने अपनी वर्किंग का स्टार्ट किया था 9000 से। तो 9000 स्टार्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया था। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो क्या हमारे एसेट की का स्टार्टिंग पॉइंट 10,000 ही होता, लेकिन क्या 1000 फर्दर जो इंकर हुआ वो इसमें ऐड होता, क्या डिवाइड बाय 4 होता, आंसर बता। 2750 क्या होता, अगर क्या ना किया होता, अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना किया रिकॉर्ड ना किया होता, और अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना रिकॉर्ड किया होता तो इस अमोर्टाइजेशन के बेस में हमारी कैरिंग अमाउंट क्या होती, कैसे 10,000 11,000 हो गया ना अभी। अच्छा ये 7500 पता सबको कैसे आया था, कैसे 10 टोटल हो गया था ये -25 और यहाँ 11,000 माइनस 2750 8250 8250 क्या है, कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना रिकॉर्ड किया हो। कैरिंग अमाउंट इस वक्त मौजूद कितनी है 7500, रिकवरेबल अमाउंट कितनी मैंने ज्यूम की है, लेकिन आप मैक्सिमम कहां तक रिवर्स कर सकते हैं, इट मींस डिफरेंस लें 750 इज द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। असल में सारी 8250 वाली वर्किंग की कुछ सेंस नहीं, मतलब इस वर्किंग की सेंस, अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो हमने यहाँ होना था, तो हमने सिर्फ लॉस रिवर्स करना है। अगर हम 8250 से ऊपर चले गए तो ये गेन रिकॉर्ड होगा, हमने सिर्फ क्या रिवर्स करना है। लेकिन आपको ये नजर ये आ रहा है कि लॉस 1000 हुआ था, मैंने 750 रिवर्स किए, उसकी भी एक वजह आपको नजर आ रही है प्लीज, अमोर्टाइजेशन भी कम चार्ज हुई थी हमारी 2500 होनी थी 2750, तो वो जो ज्यादा हो जानी थी अमोर्टाइजेशन वो तो ठीक है, क्या 250 अमोर्टाइजेशन और 1000 का नेट इफेक्ट यही है सर, इससे ऊपर क्यों नहीं जाना, वरना फिर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रहेगा, वो गेन की रिकॉर्डिंग होगा। समझ आ रही मेरी बात, तो 1000 लॉस हुआ था, मैं 750 की रिवर्स कर रहा हूँ, तो अगर रिवर्सल हो जाए तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट आप कंपेयर तो कर लेंगे, लेकिन उनका एज इट इज डिफरेंस नहीं लेना। उनका डिफरेंस लेने से पहले एक वर्किंग क्या करनी है, कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड। एक लेकिन और चीज सुनना जरा, फर्ज करें ये रिकवरेबल अमाउंट इसकी होती 8100, तो जरा दोबारा ये लाइन पढ़े, shall not exceed, अब 8250 तक आते या बस 8100 ही तक रहते, 8100 तक रहते या 8400 तक आते, आप इसे एज इट इज लिख लें, वो दूसरी बात पर बाद में करते। अब ये कहाँ लिख सकेंगे, बेस्ट तो ये इसके इर्द गिर्द ऊपर जगह बनाने की कोशिश करें जरा, थोड़ी शॉर्ट करके। हाँ अगर पेज लेके सेपरेट स्टेपल लगा लेंगे, जैसा हिस्टोरिकली आप स्टेपल लगाते रहे हैं, फिर तो ये मोस्ट लाइकली है कि आप आज भी लगा देंगे, लेकिन अगर उसका हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है कि आपने कोई पेज जो है स्टेपल लगाया है, तो ना अपने आप को ये रिस्क दें वो ये भी रह जाए। तो ये वेरिएबल एक चीज है, शायद एक आध पेज लगा लिया हो, लेकिन मेजोरिटी का हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कौन से पेज की बात हो रही है, तो मोस्ट लाइकली नहीं है, हाईली भी नहीं है, 100% लाइकली यही है कि ये पेज रजिस्टर के अंदर ही रह जाना है। तो बेहतर है कि
वर्चुअली सर्टन की शायद उसमें कोई ना कोई खतरा रहता ही है। ये 100% एब्सोल्युटली सर्टन है ये पेज रह जाना इधर ही लिखने के लिए। स्पीडअप हो जाए सर, फिर आप लोग थक जाना थोड़ी देर बाद। और सोचो इसका आंसर। If recoverable amount on 30 June 2021 is 8100 instead of 8400, अपना ओपिनियन दे। नहीं फिर मतलब 8250 पे क्यों नहीं जाना? फिर हमारे इस एसेट की वर्थ 8250 है ही नहीं। हमारे ये एसेट कितना हमें फ्यूचर बेनिफिट देगा? 8100 की वर्किंग से मिला है ना, 8100 है क्या? नहीं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुई? मतलब ये बता क्या रही है कि फ्यूचर में रिसीवेबल है कुछ और उस पे खर्चे हैं, मतलब नेट फायदा ये है। रिकवरेबल अमाउंट का मीनिंग इसमें ये होता है ना कि नेट फ्यूचर में फायदा मिलना कितना है। तो उधर तो 8400 फ्यूचर में फायदा नहीं मिलना पहले सिनेरियो में। तो पहले सिनेरियो में 8400 फायदा नहीं मिलना सर, फिर 8400 तक क्यों नहीं गए? नहीं रिस्ट्रिक्शन की वजह शायद पता है कि फिर वो गेन रिकॉर्ड हो जाएगा फ्यूचर में जो गेन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी यहाँ 8250 तक क्यों नहीं जाना?
क्योंकि उतने हमारे एसेट की वर्थ ही नहीं, तो शायद यहाँ से लोअर ऑफ एक बनता है मेरा ख्याल, एक लोअर ऑफ का प्रिंसिपल बन जाएगा यहाँ। किस किस का लोअर ऑफ? रिकवरेबल अमाउंट एंड द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन हैड ऑन पेमेंट लॉस। मतलब पहले 8400 है और 8250 है, तो 8250 तक रहे आप। अब 8250 है और 8100 है, तो पहले तो इसका आंसर लिख लें, फिर एक फाइनल सेंटेंस लिख लेते हैं। If recoverable amount on 30th June 2021 is 8100 instead of 8400, then reversal of loss will be, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स गाइड करेंगे जी, रिवर्सल ऑफ लॉस विल बी कितनी, आप भी कैलकुलेट करके बताएं कहां से कहां आना है। 8100 माइनस 750 7500 सॉरी 7500 से फिर कहां तक आना, 7500 से कहां तक आना है सर? 8250 तक क्यों नहीं जाना? नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअली मतलब कहां नहीं जाना, बाकी तो ठीक है, उतने हमारे एसेट की वर्थ ही नहीं है 8250, और अगर वर्थ ज्यादा है और एसेट की वैल्यू ही 8250 थी तो फिर वहीं तक रहना। तो फाइनली लिख लेते हैं जरा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस should be on the basis of lower of, ये किस किस का लोअर ऑफ? रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट, हाँ जी कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस, शॉर्ट वर्ड्स में कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन बस लिखो, if no impairment loss. एक मिनट के रुके, पेज नंबर 42 पे कल वाला वेबसाइट पे बच्चों कर दिया सर, इधर खुल सकता है। पेज नंबर 42 पे एक मिनट। अच्छा इसमें ना कुछ क्वेश्चंस अब रहते हैं, तो मेरा ख्याल है पहले अब रीडिंग कर लीजिएगा, फिर साथ साथ ये करने पड़ना है, ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूँ रीडिंग कहाँ तक करें। पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ना शुरू करें परवेज। एक मिनट परवेज, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, पढ़े पहली ट्रांजैक्शन। कहते हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस एट परवेज लिमिटेड। नंबर 1, on 5th March 2017 PL sold goods to बैंक, कंसंट्रेट करने से एक नई चीज आ रही है, for rupees 18 million कैश,
and agreed to repurchase the goods for 19 million cash on 5th July 2017. Goods will be shifted to the storage facility under the bank's control and security. इसके साथ जरा पहले एक वर्ड या चले पहले आप बताएंगे क्या एक स्टोरी है क्या? किसने किसको चीजें बेची हैं? सेलर कौन है, बायर कौन है? किसने किसको चीजें बेची हैं? किस एग्रीमेंट में बेची हैं? कौन किससे रीपरचेज कर देगा? क्या सेलर बायर से रीपरचेज कर देगा? बेची कितने पे है, खरीदेगा कितने पे? तो अगर वापस ही खरीदनी थी तो महंगी दोबारा खरीदने की वजह, सस्ती बेची हैं और महंगी चीजें वापस लेना, ये कौन सा डिसीजन है? सर इधर आप अपने पेज पे पढ़ते रहिए और मेरा पेज ऊपर नीचे हो रहा है। किसने किसको चीजें बेची हैं, कितने की बेची हैं, कब वापस ले लेनी है, कब ले लेनी है, किसने किससे वापस लेनी नहीं? इसके ब्रैकेट में लिखा जरा, इस तरह के एग्रीमेंट को कहते हैं रीपरचेज। ये जो इसमें स्टोरी है वो ये है, ये आप लिखिए पर रीपरचेज एग्रीमेंट है। मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो कर रहा है, मौका मिला। दुनिया सर जी बड़ी तेज है, अकाउंटेंट्स को धोखा देना चाहती है। अगर बैंक से लोन ले तो एंट्री बनने क्या होती है? ये लोन फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगा, लायबिलिटीज में नजर आएगा, और देयरफॉर फिर गियरिंग रेशियो जरा ज़हन में लाएं, गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगी, आ जाएगी याद, और फ्यूचर में लोन लेना मुश्किल होता है। लेकिन अगर चीजें बेचे तो एंट्री क्या होगी? सेल क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे तो इनकम्स भी बड़ी नजर आएंगी, प्रॉफिट्स भी बड़े नजर आएंगे, इक्विटी भी बड़ी नजर आएगी, और अगर एक लोन्स नहीं है तो इक्विटी और बढ़ जाएगी, लोन लेने में आसानी रहेगी। तो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं सेल एंड रीपरचेज का, और देयरफॉर अब जरा अमाउंट्स के साथ देखें एंट्रीज क्या होती हैं। जब कैश मिलेगा तो एंट्री लोग कर लेंगे, अब बैंक को बेचिए तो कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, 18 मिलियन, पैसे आगे, पैसे आगे इस्तेमाल भी करते रहेंगे, और लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर भी नहीं आएगी। फिर आप 19 मिलियन पे चीजें वापस क्यों खरीद रहे हैं? बैंक भी मतलब वो खरीद रहा है, पैसे दे रहा है, फिर वापस कर देगा, तो 1 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? तब इंटरेस्ट बुरा होता है, इसलिए जब 19 मिलियन पे खरीदेंगे तब एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, 19 मिलियन पे कह देंगे चीजें 19 मिलियन की। क्या नजर आए बगैर पे भी हो जाएगा?
लोन नजर आए बगैर पे भी हो जाए। दोबारा पहली एंट्री बोला, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री करना है आप। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल जो भी अमाउंट होगी। फिर जब कभी खरीदेंगे परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, दोबारा इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पैसे भी आए, इस्तेमाल भी हो गए, विद इंटरेस्ट वापस भी हो गए। फाइनेंशियल चार्जेस में भी नजर नहीं आएगा, परचेजेस में नजर आएगा। लेकिन आज के बाद जब मैंने आपको ये बता दिया, अब आप तो नहीं कभी जिंदगी में ऐसा धोखा खाएंगे। अगर इस तरह का कभी आप ऑडिट करने कहीं जाएं और इस तरह का एग्रीमेंट आपको नजर आए, तो क्या आप ये कह देंगे कि ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन नहीं है? ये सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड वर्ड मैंने बीच में क्यों बोला? बैंक की कस्टडी है, बैंक की सिक्योरिटी में। क्या बैंक इन्हें फौरन भेज देगा? हाँ, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो भेज देगा। तो ये कोई सेल छुपी हुई इसमें, या इसमें लोन छुपा हुआ? नहीं, वो सर क्यों नहीं आएगा, मैं बात करने लगा हूँ। अगर ये सेल नहीं है तो फिर ये क्या है? इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो लोन की तरह नहीं है? अगर आप बैंक से लोन लें तो पैसे मिल जाते हैं, तो एसेट आप सिक्योरिटी भी देते हैं। क्या जब वापस करते हैं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा भी देते हैं, वो इंटरेस्ट है, और चीजें फिर ऑब्वियसली बैंक की कस्टडी की बजाय आपकी कस्टडी में वापस आ जाएंगी। तो क्या ये गुड्स को गिरवी सॉर्ट ऑफ रखवा के, सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, या ये रेवेन्यू अरेंजमेंट? तो इसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए फिर? कैश डेबिट लोन क्रेडिट 18 मिलियन, देना तो 19 मिलियन है, वो टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट बनेगा। फिर अगर अब ये कितने महीनों का टाइम पीरियड बीच में? मार्च से जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अगर तो बीच में ईयर एंड आ जाए, फॉर एग्जांपल 30 जून पे ईयर एंड आ जाए, तो फिर जितना बनेगा 5 मार्च से लेके, अब टोटल इंटरेस्ट असिस्ट में कितना? 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन टोटल इंटरेस्ट है 4 महीनों का। तो अगर ईयर एंड आ जाए बीच में, तो फिर डिवाइड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ डेज बनेंगे, तो टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, जितना अगले पीरियड का बनता है अगले पीरियड में रिकॉर्ड होगा। ऐसे है ना जी? तो पहली एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पे नहीं किया होगा तो पेबल क्रेडिट। और फाइनली फिर एंट्री क्या हो जाएगी? लोन डेबिट पेबल डेबिट, अगर इंटरेस्ट आपने एक्रू कर लिया तो कैश क्रेडिट कितना हो रहा होगा? एंट्रीज लिखवाएं। नहीं, पहले ये क्लियर होगी मेरी बात कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है, कौन सी है? ये कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है? एक सेंटेंस लिखा था जो मैंने बोला, इट इज नॉट अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इट इज सिंपली अ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन से मेरी मुराद क्या है? पैसे लिए गए हैं इन गुड्स को एज अ सिक्योरिटी यूज करके। ठीक है सर, पहली कैश डेबिट लोन क्रेडिट। दूसरी डेट बोला, अच्छा ईयर एंड का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो सीधे 5 जुलाई पहुंच जाए। 5 जुलाई, वरना सही है अगर ईयर एंड पे आ जाए तो रुक के क्या करेंगे? जो टाइम गुजरा होगा उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे बेस्ड ऑन 1 मिलियन। जी एंट्री करा दी 5 जुलाई को, क्या करेंगे? लोन डेबिट 18 मिलियन, कैश क्रेडिट 19 मिलियन, 1 मिलियन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, लोन ही लाइबिलिटी है, रीपरचेज करना 19 मिलियन पे लाइबिलिटी है, लेकिन जो 1 मिलियन लाइबिलिटी है वो टाइम बेसिस पे बनेगी। 19 मिलियन पे रीपरचेज करना लाइबिलिटी है, लेकिन फिलहाल 18 मिलियन लाइबिलिटी है, टाइम बेसिस के साथ 1 मिलियन और बन जाएगा। तो ये लोन पेबल क्या मतलब? वही खरीदना, वही पैसे दे के दोबारा खरीदना ही तो लाइबिलिटी।
इट मींस नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ये जो गुड्स चलेगी बैंक की कस्टडी में, इसका क्या करें? क्या ये हमारी गुड्स है? हमारी ही है। कब हमारी नहीं रहेंगी? अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे फिर बैंक के हो रहेंगे, फिर उस वक्त की बहस है। क्या अगर कि एसेट रखवा के आप लोन लें बैंक से, तो एसेट बैंक का साथ ही हो जाता है? क्या आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रहेगा? अच्छा, इस लोन की एंट्री के साथ कॉस्ट ऑफ सेल वाली भी तो एंट्री करेंगे? और करेंगे सर, कोई नहीं करेंगे सर, वो तो तब करते जब सेल होनी थी। तो ये गुड्स क्या आप ही की हैं? अगर बीच में ईयर एंड आ जाए तो क्या आपके स्टॉक में नजर आएंगी एट लोअर ऑफ कॉस्ट है ना? So nothing else is changed except only repurchase agreement is simply a financing agreement, and the difference between the original price and the repayment price is recognized as interest on time basis. ठीक है? कल मैंने आपको एक सेट दिया था, उसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल और है, जरा एक मिनट निकालेंगे जो ऑनलाइन स्टूडेंट से पास है। वो अगर एंट्री करनी है कि इधर की बजाय किसी के पास है, वो हो सकती है, लेकिन वो है हमारी ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हाँ करिए है कि किसकी बजाय किसके पास है, तो वो एंट्री अगर करनी है तो, लेकिन वो एंट्री कॉस्ट पे हो। इधर से इसमें एग्जांपल 3 होगी दूसरे पेज पर, फर्स्ट पेज के बैक साइड पे, एक दूसरे पेज पे ये गेयरिंग रेशियो अच्छी रखने के लिए इस तरह से ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। ये पढ़ी हुई कहानी खुद से पढ़ लेना, वही बात ना सर, ना सर, ऑडिटर अगर चाहे तो उसे सब पता कर सकता है, लेकिन अल्लाह करे वो आराम से कहीं ऑफिस में बैठ के चाहे, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चाहेगा, या किसी सैर तफरी के रास्ते मुकाम जाते जाते गाड़ी में बैठ के चाहेगा, फिर बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो काम करते करते ये ध्यान में रखेगा आज रात कौन से रेस्टोरेंट की बारी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, वरना सब कुछ हो सकेगा। नहीं मतलब बारी होती है, मतलब इंसान बोर हो जाता है। और सर जी जानते हमारी अगर वर्बल हो, ये कौन से एग्रीमेंट वर्बल होते हैं बिजनेस में, मजाक हो रहा है? अगर वर्बल हो सारा फिर तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, हर चीज के डॉक्यूमेंट्स होंगे सर, जान ना छुड़ाएं इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये पढ़िएगा सर, सॉरी मैं सामने नहीं आ रहा, नहीं पढ़ना तो भाई दे दे, मेरे वापस मैं पढ़ लेता, पढ़ दे सर जी, जिनके पास सफेद रंग की बात में पढ़ दे, मेरे भी सुनाई देता। इसका वो जो कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो जरा सीधा पढ़ना, क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पढ़िएगा क्या क्या 4-5 पॉइंट्स लिखा है। नंबर 1 वो कहता है कि जो स्टॉक है हमारे पास ही होना चाहिए एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनर, ये स्टॉक ही है, हमारा ही है अंटिल हम डिफॉल्ट करें। नंबर 2, फाइनेंसिंग रिकॉर्ड करेगा कैश डेबिट लोन क्रेडिट, आगे फाइनेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा टाइम बेसिस पे, आगे जब पे करेगा उसका लायबिलिटी सेटल होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है ना जिस तरतीब में, इनको जरा एक नजर पड़नी चाहिए, और ये पेज भी काइंडली जरा कहीं यहीं हमेशा की तरह स्टेपल हो सके। सेकंड सिनेरियो पढ़ा, ऑनलाइन स्टूडेंट से पढ़ ली, नहीं इसको इस पेज पर है, इसमें है 2-3 एग्जांपल और
पहले जरा ये जो परवेज वाला दूसरा हिस्सा, पेज नंबर कौन सा था? नहीं, इसमें दो तीन एग्जांपल्स ये IFRS 9 की हैं। नहीं, क्या चीज है ये? Yeah, on 31st March, PL says car manufacturing division consigned several vehicles to the independent dealers for sale to the third parties. The sale price for the dealer is PL's list price at the date of sale to third parties. If a vehicle is unsold after 6 months, the dealer has the right to return. सिंपल है ये। क्या है ये? नहीं, कैश डेबिट से पहले इसके साथ लिखे कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। इस तरह के वर्ड जरा कुछ ध्यान में रखने हैं। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, सेल और रिटर्न बेसिस। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट या सेल और रिटर्न बेसिस। अब कंसाइनमेंट अरेंजमेंट हो या सेल और रिटर्न बेसिस हो, इसका करना क्या है? नहीं, अब ये भी जरूरी नहीं है, इसकी पूरी बहस है। अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न्स नहीं होंगी या होंगी, हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है ही नहीं है, ये पूरी बात होनी चाहिए सर। बता दें, पूरा बता दें। नंबर 1, अगर हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ रिटर्न्स है, एक्सपेक्टेशंस हमारे पास है, तो क्या करें? हम अभी एस्टिमेट करके एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे अगर हमें सिग्निफिकेंट रिवर्सल का चांस नहीं लग रहा। लेकिन अगर हमें अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, फिर हमें कब तक वेट करना चाहिए? पूरे वर्ड्स बताइए। या तो टाइम पीरियड एक्सपायर ना हो जाए या वो आगे ना भेज दे। पेज नंबर 45 पे इन दोनों के आंसर्स पढ़, और आंसर जरा ज्यादा सारा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिख सकेंगे। ये ना करिए इतना सारा पढ़ेंगे तो 5 के लाइनें अपनी बना सकेंगे, एक लाइन ही पढ़ेंगे तो आधी भी नहीं याद रहेंगी। ठीक है, कोई नई चीज नहीं निकली। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, तो PL परवेज नहीं है, परवेज की बुक में रहनी चाहिए।
नहीं, बुक्स मींस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे फिजिकली चाहे ना भी हो, फिजिकली की बात नहीं हो रही, शुड रिमेन इन द बुक्स। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हमारी ही इन्वेंट्री है, हमारा ही स्टॉक उसके पास पड़ा है। हम एक अगर ये ऐसे नाम रख भी लें स्टॉक विद थर्ड पार्टी, तो ये हमारा एसेट है जब पड़ा किसी और के पास। चले सर, पहले 3100 पेजेस है ना आज इसके, इनकी जरा एक रीडिंग आपने करनी है। फर्स्ट 31, अब 31 से ना परेशान हो जाएगा, बीच में बड़े बड़े सवाल भी हैं। तो फर्स्ट 31, 1 से 31, सॉरी आज वो जरा स्टैंडर्ड की तरफ नहीं हम जा सके, तो इंशाल्लाह कल सही। तो पेज 1 से 31, ठीक है। जी बेटा वो इस वक्त पढ़ लें, बाद में मेरा ख्याल है डिसाइड हो जाएगा। अभी आप पढ़ लें, बस एक आध दिन में फाइनल कर लेते हैं कि ये किस तरह से फिर लिखना चाहिए। तभी आपको मेरा ख्याल है एटलीस्ट अपना जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। बाकी उसको लिखने के फिर डिफरेंट तरीके आपके सामने आ जाएंगे, तो उसमें से कोई भी अडॉप्ट किया जा सकता है, वो इतना कोई इशू नहीं है। लिखना आना चाहिए बस, कि लिखना क्या है उसको डिफरेंट तरीकों से अकॉर्डिंगली अरेंज किया जा सकता है। ये अपनी बनानी तो बना लें वैसे तो मेरा ख्याल है, लेकिन इसमें कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। बनानी होगी जहां महसूस करें, ठीक है। स्टैंडर्ड कौन सा लाना जी? B1 एंड A1, सॉरी A1 A2। बहरहाल आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा स्टैंडर्ड लाते हुए। कंटेंट से पहला पेज तो देखना ही नहीं है, अगर ये सेम है तो इसको रहने दें। जो पेजेस देखने अगर उनमें कोई फर्क होगा वो देख लेंगे। ये आई कैप से कंसल्ट करेंगे, अगर A2 नहीं आया तो आई कैप ही बता सकेगा आप क्या करें। ये हाँ जी दोबारा।